हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना रसायन विज्ञान का चैप्टर चल रहा था तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो इसकी 6 क्लासें पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आज इसकी 7वीं क्लास के बारे में अपन बात करेंगे। तो आज अपना टॉपिक रहेगा धातुक्रम का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। धातुक्रम के वैद्युत रासायनिक सिद्धांत के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो देखो, एक अपने पढ़ा था पायरो धातुक्रम। पायरो धातुक्रम बोल सकते हैं या इसको अपन उच्च ताप धातुक्रम बोल सकते हैं। उच्च ताप धातुक्रम, पायरो धातुक्रम बोले या फिर उच्च ताप धातुक्रम बोले। इसके द्वारा अपन जो कम क्रियाशील धातु ऑक्साइड थे, कौन से कम क्रियाशील धातु ऑक्साइडों का अपचयन किसमें? धातु में। कम क्रियाशील धातु ऑक्साइडों का अपचयन धातु में आसानी से कर सकते हैं, कार्बन के साथ गर्म करके, अपचय के रूप में कार्बन को काम में ले करके। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब अपन आज बात करेंगे इसके आगे वाले की। तो जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे सोडियम हो सकती है, जैसे मैग्नीशियम हो सकती है, जैसे एल्यूमिनियम हो सकती है, ये अधिक क्रियाशील धातुएं। इनके धातु ऑक्साइडों का अपचयन अपन पायरो धातुक्रम या प्रगलन द्वारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी धातुएं क्या होती है? अधिक क्रियाशील और प्रबल अपचायक होती है। कैसी? प्रबल अपचायक होती है। बहुत अधिक क्रियाशील और क्या होती है? प्रबल अपचायक। तो इनके धातु ऑक्साइडों का अपचयन इजी वे में या आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धातु ऑक्साइडों के अपचयन को अपन इस समीकरण से समझाते हैं, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नोट। ये डेल्टा जी नोट क्या है? मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन। और एन क्या है? अपचयन, अपचयन के दौरान काम आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, काम आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। एफ क्या है? प्रवाहित विद्युत धारा। किसमें? फेराडे में। किसमें है ये? फेराडे में। और 1 फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। और ई नोट क्या है? रेडॉक्स युग्म का, रेडॉक्स युग्म का सेल विभव, सेल विभव। अभी इस समीकरण द्वारा अपन समझ लेते हैं इजी वे में कैसे। देखो, जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती है, इनके इलेक्ट्रोड विभव, ये इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या रहते हैं? ऋणात्मक रहते हैं। ये ऋणात्मक सिंबल है। क्या रहते हैं? ऋणात्मक। अब बताओ, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक है, तो ये इस ऋणात्मक वैल्यू से गुणा होगा, तो डेल्टा जी इनके लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा जी इनके लिए क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। अतः इन धातु ऑक्साइडों का अपचयन अपन पायरो धातुक्रम या उच्च ताप धातुक्रम की सहायता से नहीं कर सकते हैं। तो इनका क्या करवाया जाता है? अब बात करेंगे इनका अपचयन कैसे कराया जाता है या इनको अपन शुद्ध कैसे करते हैं। तो इनके जब ये अशुद्ध गलित धातुएं होती हैं, इनका करवाया जाता है विद्युत अपघटनी अपचयन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? इनका विद्युत अपघटनी अपचयन करवाया जाता है, जिससे कैथोड पर क्या हो जाता है? कैथोड पर धातु आयन किसमें? धातु में अपचयित हो जाते हैं। किसमें अपचयित हो जाते हैं? धातु में। जैसे
जैसे ये कोई धातु आयन है और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, धातु आयन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस में हो गया M और ये किस में धातु में, ये अपने को क्या प्राप्त होगी यहाँ पर धातु प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा। तो इनका विद्युत अपघटनी अपचयन करेंगे और विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा ही अपन क्या कर लेंगे, शुद्ध धातु प्राप्त यहाँ पर अपन कर लेते हैं। ये n संख्या में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर काम में आएंगे। ये चीज़ आपको सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन एक सक्रियता श्रेणी के बारे में। आपने सबने सुन रखा होगा, सक्रियता श्रेणी में जो अधिक क्रियाशील धातुएं रहती हैं जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक रहता है, या फिर जो ऊपर की ओर रहती है वो नीचे वाली धातु को उसके विलयन से क्या कर देती है, अपचयित कर देती है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे कॉपर, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, ये नीचे रिएक्शन लिख देता हूँ। जैसे कॉपर 2+, ये विलयन में है और इसमें अपन ने आयरन डाला, तो क्या होगा, आयरन का अपचयन होगा और कॉपर अपने को किस रूप में प्राप्त हो जाएगी, ठोस रूप में, कॉपर प्लस Fe2+ एक्वाटिक। अब ये जो रेडॉक्स युग्म होगा इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या आएगा, धनात्मक आएगा, और इसका डेल्टा जी क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो कहने का मतलब ये अधिक क्रियाशील है, इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान -0.44 वोल्ट होता है और इसका होता है 0.34 वोल्ट। तो अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को, या ऊपर आने वाली धातुएं नीचे वाले आने वाली धातुओं को उनके विलयन से क्या कर देती है, अपचयित कर देती है या विस्थापित कर देती है। तो ये बात करी थी अपन ने धातुक्रम का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। इसमें क्या करा जाता है, अशुद्ध धातु विलयन होते हैं या अशुद्ध धातु विलयन होते हैं, उनका विद्युत अपघटनी अपचयन करवाया जाता है ऐसे। तो कैथोड पर अपने को अपचयन द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अब अपन विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा संगलित एल्यूमिना से क्या प्राप्त करेंगे, एल्यूमिनियम प्राप्त करेंगे। चलो अपन बात करते हैं इसके यूज की। अब देखो बच्चों, इसका यूजेस पढ़ेंगे। संगलित एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण। संगलित एल्यूमिना, एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है, Al2O3 से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण। एल्यूमिनियम धातु का क्या पढ़ेंगे अपन, निष्कर्षण पढ़ेंगे। संगलित एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, तो धातुक्रम का विद्युत रासायनिक सिद्धांत के आधार पर यह आधारित है, इसमें विद्युत अपघटनी अपचयन अपन करवाएंगे। तो एक चीज, जो शुद्ध एल्यूमिना होता है, शुद्ध एल्यूमिना, इसका गलनांक 2323 केल्विन अधिक होता है और ये कुचालक होता है, शुद्ध होता है वो कुचालक। इसका गलनांक उच्च होने के कारण तथा एक कुचालक होने के कारण अपन इसका विद्युत अपघटनी अपचयन नहीं करवा सकते हैं। तो इसमें क्या मिलाते हैं, इसमें अपन कुछ मात्रा में क्रायोलाइट Na3Al(F6), फ्लोरोस्पार CaF2 और ये एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3। ये होता है 20%, ये होता है 60% और ये होता है 20%। ये चीज़ें इसमें क्या करते हैं, अपन मिक्स करते हैं। तो ये मिक्स करने पर देखो क्या होता है, इसका एक तो गलनांक कम हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका गलनांक कम, और एक इसकी चालकता क्या हो जाती है,
राइज हो जाती है या बढ़ जाती है, जिसका आसानी से अपन विद्युत अपघटनी अपचयन करवा सकते हैं। अब देखो, जो एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण करा जाता है वो हॉल और हेराल्ड प्रक्रम द्वारा किया जाता है। कौन से प्रक्रम द्वारा? ये नाम ध्यान रखना है, हॉल और हेराल्ड प्रक्रम। अब अपन पढ़ेंगे ये हॉल और हेराल्ड प्रक्रम एक्चुअल में होता क्या है। देखो, इसमें हॉल और हेराल्ड प्रक्रम में मैंने आपको एक चीज़ इतनी ही बताई है यहाँ पर कि जो शुद्ध एल्यूमिना होता है 2323 केल्विन इसका गलनांक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इसमें ये चीज़ें मिक्स करने पर ये गलनांक इसका कम हो जाता है, चालकता बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप अपन इसका इजी वे में विद्युत अपघटनी अपचयन करवा सकते हैं। अब देखो, कौन से प्रोसीजर, कौन से प्रक्रम द्वारा कराएंगे अपन? हॉल और हेराल्ड प्रक्रम। अब हॉल और हेराल्ड प्रक्रम क्या होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसको हटा देता हूँ मैं। देखो, हॉल और हेराल्ड प्रक्रम में एक स्टील की बनी हुई टंकी होती है, उसका डायग्राम भी अपन यहाँ पर देखेंगे। इसके अंदर की ओर कार्बन का स्तर लगा रहता है, इसके अंदर की तरफ कार्बन का स्तर लगा रहता है और इसमें ये ग्रेफाइट की छड़ें लगी रहती हैं। इस प्रकार से ये जो छड़ें होती है वो किसकी लगी हुई रहती है? यहाँ पर ग्रेफाइट की छड़ें लगी हुई रहती है। ये एनोड की तरह कार्य करती है और एनोड यहाँ पर पॉजिटिव, और ये कार्बन का जो स्तर होता है ये किसकी तरह कार्य करता है? ये कैथोड की तरह कार्य करता है और कैथोड यहाँ पर होता है नेगेटिव। और इसके श्रेणी क्रम में एक विद्युत बल्ब जोड़ दिया जाता है। बल्ब, और इसमें क्या भरा रहता है? इसमें एल्यूमिना क्रायोलाइट Na3Al F6 और फ्लोरोस्पार्स F2। ये कितना? 20%, ये कितना? 60% और ये कितना? 20%। यहाँ पर एक टूटी लगी रहती है जिससे गलित एल्यूमिनियम धातु बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये होता है, ये ग्रेफाइट की छड़ें हैं। किसकी छड़ें हैं? ये ग्रेफाइट की छड़ें। तो अब देखो ये किस प्रकार से वर्किंग करता है, कार्य किस प्रकार से करता है। ये जो विद्युत बल्ब होता है, ये विद्युत बल्ब, यहाँ पर इसमें एल्यूमिना की मात्रा या संगलित एल्यूमिना की मात्रा कम होने पर यह विद्युत बल्ब क्या होने लग जाता है? जलने लग जाता है और फिर इसमें एल्यूमिना फिर से डाल दिया जाता है। अब देखो ये वर्किंग कैसे करता है, यहाँ पर बता दिया मैंने। ग्रेफाइट की छड़ें ये एनोड की तरह और कार्बन का स्तर किसकी तरह कार्य करता है? कैथोड की तरह कार्य करता है। और ये कार्बन का स्तर जो होता है, कार्बन होता है, वो ऊष्मीय हानि को भी रोकता है। यहाँ पर जो ऊष्मा की हानि होती है विकिरणों के रूप में, उसको भी रोकता है। ये चीज़ है ये हॉल और हेराल्ड प्रक्रम में। अब देखो इस प्रक्रम में दो अवधारणाएं प्रचलित है। कितनी अवधारणाएं हैं? दो अवधारणाएं। उन दो अवधारणा के अनुसार एल्यूमिना का क्या होता है? विद्युत अपघटनी अपचयन होता है। पहली अवधारणा क्या है? एल्यूमिना का आयनन। एल्यूमिना के आयनन द्वारा अपने को क्या प्राप्त होगा? एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। कैसे? जैसे Al2O3 2Al 3++ 3O2-। अब अपन देखेंगे कैथोड पर क्या होगा?
कैथोड पर ये जाएंगे कैटाइन Al3++3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। अब अपन देखेंगे एनोड पर। एनोड पर क्या होगा, 2- और ये O+2 इलेक्ट्रॉन, और ये O+O, और ये क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन। हाँ, यहाँ पर कार्बन का भी क्या होता है, दहन होता है। कार्बन भी क्या होता है, इसमें जलता है, जैसे 4C+3O2, 2CO+2CO2। तो यहाँ पर ये देखो, ये कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ों का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ग्रेफाइट की छड़ें भी जलती हैं। अतः 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने पर, 1 kg एल्यूमिनियम प्राप्त करने पर अपने को 0.5 kg ये जो ग्रेफाइट की छड़ें होती है वो क्या हो जाती है, काम में आ जाती है। अर्थात 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आधा किलोग्राम अपने को क्या कंज्यूम करना पड़ेगा, ग्रेफाइट कंज्यूम करना पड़ता है। तो ये पहली अवधारणा कौन सी थी, एल्यूमिना के आयनन द्वारा। अब दूसरी अवधारणा है क्रायोलाइट के आयनन द्वारा, Na3Al के आयनन द्वारा। इसके आयनन से अपने को एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो Na3Al इसका होगा 3NaF + Al(F3)। यहाँ पर अपने को एल्यूमिनियम प्राप्त होगा यहाँ से, तो Al(F3) और ये बदलेगा Al3++ 3F-। अब अपन देख लेंगे कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर अपचयन होगा। कैथोड पर क्या होगा, Al3++3 इलेक्ट्रॉन क्या प्राप्त हो गया, अपने को एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया। अपन देखेंगे एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या है, F-, ये किस में बदल जाएगा, F में प्लस इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से अपने को कैथोड पर क्या प्राप्त हो जाता है, एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। इस प्रकार से ये 2 अवधारणाएं हैं, इन 2 अवधारणाओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। हाँ, यहाँ पर अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना है, संपूर्ण रिएक्शन क्या होती है इसकी, संपूर्ण रिएक्शन, ये संपूर्ण रिएक्शन आपको इस तरह से लिखनी है, 2Al2O3 + 3 कार्बन क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ का 4Al + 3CO2। इसकी संपूर्ण रिएक्शन ये होती है। इस प्रकार से अपने को एल्यूमिना, ये शुद्ध एल्यूमिनियम, ये इसके Na3Al(F6) ये Al है, केवल A नहीं है, क्रायोलाइट। तो इस प्रकार से दोनों अवधारणाओं के द्वारा अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो एल्यूमिनियम अपने को प्राप्त होता है वो लगभग 99.5%, 99.5% क्या होता है, शुद्ध। और इस संपूर्ण धातुक्रम को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धातुक्रम। इस प्रकार से अपन जो प्राप्त करेंगे उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी या विद्युत धातुक्रम के नाम से इसको अपन जानते हैं। तो इस प्रकार से धातुक्रम का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, अर्थात जो अशुद्ध गलित धातुएं होती हैं उनको अपन शुद्ध धातुओं में कैसे बदलते हैं, संगलित एल्यूमिना का अपन ने एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण विद्युत रासायनिक प्रक्रम द्वारा अपन ने देखा। ये प्रक्रम होल और हेराल्ड प्रक्रम, स्टील की बनी हुई टंकी होती है। इसमें 2 अवधारणाएं प्रचलित हैं एल्यूमिनियम प्राप्त करने की, पहला एल्यूमिना का आयनन, दूसरा क्रायोलाइट का आयनन। तो ये चीज़ सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करेंगे अपन रद्दी कॉपर से, कॉपर कैसे प्राप्त की जाती है या कॉपर धातु के निष्कर्षण की। रद्दी कॉपर से कॉपर धातु का निष्कर्षण अपन बात करेंगे। अब रद्दी कॉपर से कॉपर धातु का निष्कर्षण
यानी रद्दी कॉपर से अपन कॉपर धातु का निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो रद्दी कॉपर जिसमें कॉपर की मात्रा बहुत कम मात्रा में होती है, उसका सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसके विलयशील संकुल का निर्माण करते हैं। सबसे पहले उसके विलयशील संकुल का निर्माण क्या बनाएंगे, सबसे पहले उसका विलयशील संकुल, फिर उसका क्या करवाएंगे अपन, निक्षालन। निक्षालन किसके द्वारा करवा सकते हैं अपन, किसी अम्ल द्वारा करवा सकते हैं या फिर जीवाणुओं द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, निक्षालन करवा सकते हैं। निक्षालन करवाने के बाद में उसको आयरन से भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं या फिर हाइड्रोजन गैस उसमें प्रोवाइड करके उसको जो कॉपर आयन होते हैं उनका क्या कर लिया जाता है, अपचयन कर लिया जाता है। जैसे मान लो विलयशील संकुल प्राप्त हो गया ये अपने को कॉपर का 2+। अब इसमें क्या डालें अपन, आयरन डालें तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉपर ठोस अवस्था में प्लस Fe2+, ये प्राप्त हो गया अपने को। ये इधर लिख देता हूँ थोड़ा, Cu ठोस अवस्था में और Fe2+ एक्वाटिक, या फिर अपन इसमें क्या प्रोवाइड करें, Cu2+ एक्वाटिक। क्या प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें अपन, H2 गैस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये Cu अपने को प्राप्त होगी प्लस 2H+। इस प्रकार से अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, रद्दी कॉपर से कॉपर। इसको हाइड्रो धातुक्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रो धातुक्रम। क्या होता है हाइड्रो धातुक्रम, जो अशुद्ध कॉपर होता है उसको विलयशील संकुल में बनाकर उसका निक्षालन करवाकर और एक उपयुक्त अपचायक द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है, यहाँ पर हाइड्रो धातुक्रम, या क्या कहलाता है, निक्षालन कहलाता है। क्लियर है ये चीज सभी को। इस प्रकार से रद्दी कॉपर से कॉपर प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और है, यहाँ पर अपचायक के रूप में अपन क्या काम में ले सकते हैं, जिंक भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता आयरन से क्या रहती है, अधिक। वो आपको पता ही है, इसका -0.76 वोल्ट होता है और इसका होता है -0.44 वोल्ट। जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक या कम होता है उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा रहती है। तो ये बता रखा है मैंने आपको ऑब्वियसली। हाँ, तो लेकिन यहाँ पर जिंक काम में क्यों नहीं लेते, क्योंकि आयरन की तुलना में जिंक धातु थोड़ी क्या होती है, कॉस्टली होती है, या फिर मैं कहूँ क्या होती है, महंगी। क्योंकि आयरन तो अपन कंज्यूम कर सकते हैं लेकिन जिंक कंज्यूम करेंगे तो वो थोड़ा क्या रहेगा, कॉस्टली रहेगा। क्लियर है ये चीज़ सभी को। तो इस प्रकार से अपन किसका निष्कर्षण कर सकते हैं, कॉपर का भी निष्कर्षण कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन विधि द्वारा तत्वों के निष्कर्षण की। ऑक्सीकरण अपचयन विधि द्वारा तत्वों के निष्कर्षण की अपन बात करेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा तत्वों का निष्कर्षण। ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा तत्वों के निष्कर्षण के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये वैसे विद्युत अपघटनी अपचयन ही रहेगा ये। ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा किसका अपन निष्कर्षण करते हैं, अधातुओं का निष्कर्षण करते हैं। किसका, सबसे पहली चीज तो अपने को ये ध्यान रखनी है, ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा अधातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। किसका निष्कर्षण किया जाता है, अधातुओं का निष्कर्षण करा जाता है। किसके द्वारा, ऑक्सीकरण अपचयन के द्वारा। तो सबसे पहले अपन बात करें ब्रायन विलियन। ब्रायन विलियन क्या होता है, NaCl का जो सांद्र विलयन होता है क्या कहलाता है, ब्रायन विलयन, या इसको कहें NaCl का जलीय विलयन। और ये 10% जलीय विलयन होता है, इसी को क्या कहते हैं अपन, ब्रायन विलयन। ब्रायन विलयन का अपन क्या करवाएंगे, विद्युत अपघटनी अपचयन करवाएंगे और अपने को इससे क्या प्राप्त होगी, अधातुओं का निष्कर्षण किया जाएगा। पहले ही मैंने बता दिया और मैंने ये भी बता दिया, इससे प्राप्त क्या होगी, अपने को अधातुएं ही प्राप्त होगी। जैसे अपन बात करें इसके निष्कर्षण की,
NaCl, NaCl है यहाँ पर, इसका क्या करवाएंगे अपन, विद्युत अपघटन करवाते हैं इसका, NaCl का विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन करवाने पर अपने को क्या प्राप्त होगा, Na+ और Cl-। क्लियर है। और इसमें साथ में क्या है, जल। अब इसका भी करवाएंगे तो विद्युत अपघटन करवाएंगे, इसका भी विद्युत अपघटन कराने पर अपने को क्या प्राप्त होगा, H+ और OH-। क्लियर है। अब देखो इसकी देखते हैं रिएक्शन, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। तो एनोड पर, पहले कैथोड पर देख लेते हैं यहाँ। कैथोड पर देखो, कैथोड पर कौन जाएंगे, कैटाइन जाएंगे, और कैटाइन कौन से हैं, H+। कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन। ये यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज क्यों हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव इनोड से शो करते हैं, सोडियम से अधिक होता है, सोडियम से अधिक होता है। तो अपचयन किसका होगा, पहले हाइड्रोजन का। अब बात करते हैं अपन एनोड पर। एनोड पर क्या होता है, एनोड की रिएक्शन की बात कर लेते हैं। एनोड पर क्लोरीन का ऑक्सीकरण होगा, किसका ऑक्सीकरण होगा, क्लोरीन का, 1/2 Cl2 गैस। क्लोरीन का ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन का और वोल्टेज होने के कारण, ऑक्सीजन का क्या होने के कारण, अधिक वोल्टेज, ऑक्सीजन का और वोल्टेज या अधिक वोल्टेज होने के कारण, किसका, ऑक्सीजन का अधिक वोल्टेज, ये इसको ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीजन का और वोल्टेज होने के कारण यहाँ पर पहले कि कौन ऑक्सीकृत हो जाता है, पहले क्लोरीन ऑक्सीकृत हो जाता है। इस प्रकार ब्रायन विलियन का विद्युत अपघटन करवाने पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसका अपने को क्या रखना है, सबको ध्यान रखना है। ये चीज आपको सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। तो ये ब्रायन विलियन का विद्युत अपघटन अपचयन करवाने पर क्या प्राप्त होता है, क्लियर है सभी को। अब अपन बात करते हैं आगे, गलित NaCl का विद्युत अपघटन करवाने पर क्या प्राप्त होगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये ब्रायन विलियन की हो चुकी। बात करेंगे अपन गलित NaCl। NaCl का विद्युत अपघटन। देखो गलित NaCl का विद्युत अपघटन करवाने पर अपने को क्या क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर अपने को ये NaCl गलित, ये गलित है, इसका मतलब इसमें जल बिल्कुल भी नहीं है, और ये क्या है, विद्युत अपघटन। इसका विद्युत अपघटन करवाएंगे तो अपने को क्या, Na+ और Cl-। क्लियर है। अब बात करेंगे अपन कैथोड पर। कैथोड पर क्या होगा, अपचयन, Na+ इलेक्ट्रॉन, और ये अपने को क्या प्राप्त होगी कैथोड पर, सोडियम धातु। बात करते हैं एनोड पर। एनोड पर क्या है, Cl-, इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, और ये क्या प्राप्त होगी अपने को, Cl2 गैस। तो ये ध्यान रखना है, गलित NaCl का विद्युत अपघटन करवाने पर कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होगी और एनोड पर क्या प्राप्त होगी, क्लोरीन गैस अपने को यहाँ पर प्राप्त होगी। क्लियर है ये चीज सभी को। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। इस प्रकार से ये धातुओं के निष्कर्षण का टॉपिक आपका होता है कंप्लीट। तो आज की क्लास में अपन ने क्या देखा, धातु क्रम का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, इसमें ये पढ़ा अपन ने, हॉल और हेराल्ड पर क्रम बताया, 2 अवधारणाएं बता दी, रद्दी कॉपर से कॉपर धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा तत्वों का निष्कर्षण अधातु का, ब्रायन विलियन का, गलित NaCl का, ये चीजें मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। अब अपन पढ़ेंगे धातुओं के शोधन के बारे में। किसके बारे में, धातुओं का शोधन या परिष्करण।
तो ये चीज़ें मैं हटा रहा हूँ। अब अपना टॉपिक होगा नया, धातुओं का शोधन या परिष्करण। धातु का इसको शोधन भी बोल सकते हैं या फिर क्या बोलते हैं, परिष्करण। धातुओं का शोधन बोल सकते हैं या फिर धातुओं का क्या बोल सकते हैं, परिष्करण बोल सकते हैं। अब देखो, धातु निष्कर्षण की विभिन्न विधियां अपन ने पढ़ी है। यहाँ पर अपन ने पढ़ी है धातु निष्कर्षण की बहुत सारी विधि। धातु निष्कर्षण की कई विधियां अपन ने यहाँ पर पढ़ी है। इन धातु निष्कर्षण की विभिन्न विधियों से अपन जब धातु प्राप्त करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां रह जाती है, जिसके कारण धातुओं का क्या करा जाता है, शोधन करा जाता है। जैसे कुछ अधातुओं की अशुद्धियां रह जाती है, कुछ अधातुओं की अशुद्धियां रह जाती हैं, या फिर आधात्री या कुछ मात्रा में क्या रह जाते हैं, गालक रह जाते हैं। कुछ अवांछनीय धातु ऑक्साइड भी रह सकते हैं। क्या रख सकते हैं, अवांछनीय धातु ऑक्साइडों की अशुद्धियां भी उपस्थित हो सकती है। और यानी अनअपचयित ऑक्साइड या फिर कुछ अधातुएं भी उपस्थित रह सकती है। अधातुएं जैसे बताऊं मैंने, कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस। और ये कुछ अनअपचयित धातु ऑक्साइड कौन रहेंगे, कुछ अनअपचयित। और कुछ अवांछनीय धातुएं भी अशुद्धि के रूप में रह जाती है। तो इनको क्या करा जाता है, अलग करा जाता है। इनको अलग करने की जो प्रक्रिया है उसी को अपन किस नाम से जानते हैं, शोधन के नाम से जानते हैं। धातुओं का शोधन बोल सकते हैं या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, उनको धातुओं का परिष्करण बोल सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं धातुओं का शोधन अथवा परिष्करण के दौरान, मतलब धातु निष्कर्षण के दौरान जो धातुएं होती है उनमें कुछ अधातुओं की अशुद्धियां जैसे कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस आदि की उपस्थित रह जाती है। और कुछ आधात्री अथवा गालक उपस्थित रह जाते हैं। कुछ अनअपचयित धातु ऑक्साइड रह जाते हैं। कुछ अवांछनीय धातुएं भी उपस्थित रह जाती है। तो ये उपस्थित होने के कारण इनका क्या करा जाता है, शोधन करा जाता है या परिष्करण किया जाता है। क्लियर है। अब देखो, शोधन अथवा परिष्करण की विभिन्न विधियां पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन कौन सी विधियां हैं, इनके नाम लिख देता हूं मैं। आसवन, आसवन द्वारा शोधन करा जाता है। दूसरा है द्रवीकरण, द्रवीकरण द्वारा करा जाता है। दंड विलोडन, दंड विलोडन द्वारा भी क्या करा जाता है, शोधन करा जाता है। विद्युत अपघटनी, अपचयन या विद्युत अपघटनी शोधन भी करा जाता है। मंडल परिष्करण, मंडल परिष्करण भी कहते हैं इसको, या इसको अपन क्या कहते हैं, जोन परिष्करण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जोन परिष्करण के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। मंडल परिष्करण कह सकते हैं या फिर इसको क्या कह सकते हैं, जोन परिष्करण भी कह सकते हैं। वाष्प प्रावस्था परिष्करण, वाष्प प्रावस्था परिष्करण भी करा जाता है। इसमें दो अवधारणाएं प्रचलित हैं। एक है निकेल का शोधन करा जाता है मोंड प्रक्रम द्वारा, और इसके द्वारा निकेल। और एक है वान आर्केल प्रक्रम, आर्केल प्रक्रम। इसके द्वारा टाइटेनियम और जर्कोनियम का क्या करा जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। और एक है क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखी, क्रोमेटोग्राफी।
इसके द्वारा भी क्या करा जाता है, शोधन करा जाता है। अब अपन ये चीज़ें पढ़ते ही अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इनके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको सभी को धन्यवाद। सभी को अच्छे से क्लास लास्ट तक, अंत तक देखना है और नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू।